हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस और ये जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ये चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में जितना भी क्वेश्चन होगा ये सारा क्वेश्चन हम लोग आज इसमें कंप्लीट कर लेंगे विद द थ्योरी। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आप इसमें आप देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑफ मैन इज। मैन में प्लाज्मोडियम जो है उसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? मतलब प्लाज्मोडियम जब मैन या ह्यूमन के अंदर जब आता है तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? आप सभी को याद रखना है इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज? इसका इन्फेक्टिव स्टेज है दिस स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड कैसा फेज होता है बच्चे? इस तरह का फेज होता है। मैं आपको इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी कैसे है, क्या है, मलेरिया क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि स्पोरोजॉइड जो है वो क्या है, इन्फेक्टिव फेज है जो कि स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज। कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ऑन्कोलॉजी। द स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन is elephantiasis is caused by। elephantiasis को हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें पैर या लिम्स जो है काफी ज्यादा मोटे फूल जाते हैं ड्यू टू किसके, कौन से वर्म के वजह से? फ्लेरियल वर्म। अब फ्लेरियल वर्म का क्या नाम है साइंटिफिक नेम? तो फ्लेरियल वर्म का साइंटिफिक नेम है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लेरियल वर्म। इसको हम लोग फ्लेरियल वर्म भी कहते हैं। तो याद रखना बच्चे, अगर आपको ऑप्शन में ये ना दे तो ये हो सकता है फ्लेरियल वर्म ऑप्शन में दे, तो फ्लेरियल वर्म भी वही इसी का ही कॉमन नेम है। तो एलिफेंथियासिस किसकी वजह से होता है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर फ्लेरियल वर्म के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ लिविंग बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड। हमारे बॉडी का वो एबिलिटी जो हमें डिजीज होने से बचाता है उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? तो दैट इज इम्यूनिटी। इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में इंटरफेरॉन, एलर्जी और इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। दो तरह की ट्यूमर्स है, बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर आर फॉर्म्ड इन। यहाँ पे कहाँ पर, कौन से ये जो ट्यूमर्स है ये कब फॉर्म होते हैं? इनमें से कौन से डिजीज के वजह से ये ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं? तो ट्यूमर्स बच्चे याद रखो, ट्यूमर्स हमेशा एक ही चीज के वजह से फॉर्म होते हैं, दैट इज ड्यू टू डिवीजन ऑफ कैंसरस सेल। हमारा जो नॉर्मल सेल होता है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल क्या छोड़ देता है? ये नॉर्मल सेल जो है अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हटा लेता है और बन जाता है कैंसरस और एब्रप्टली, बहुत एबनॉर्मली या एब्रप्टली डिवाइड करना शुरू कर देता है और ये बन जाता है बहुत सारा बड़ा सा एक ट्यूमर। ये ट्यूमर बेनिंग मतलब एक ही जगह रहने वाले, या फिर मैलिग्नेंट मतलब एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाले भी हो सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ट्यूमर, सॉरी कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे निकाला गया है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक ईस्ट से निकाला गया है बच्चे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ईस्ट। ठीक है, एक ईस्ट से रिलीज किया जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिन इज फाउंड इन। निकोटिन किस में पाया जाएगा? निकोटिन इज फाउंड इन टोबैको। टोबैको में ही निकोटिन होता है एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है क्या बच्चे? निकोटिन। और ये निकोटिन जो होता है काफी खतरनाक होता है हमारे बॉडी के लिए। इट मे लीड्स टू कैंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिजुआना ड्रग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? मेरिजुआना किससे रिलीज होता है? मेरिजुआना आपने पढ़ा होगा हेम्प प्लांट या कैनबिस। यहाँ पर आपको ऑप्शन में हेम्प प्लांट नहीं लिखा है, कैनबिस लिखा है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैनबिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट भी कहते हैं इसे, और इसको कहा जाता है कैनबिस सैटिवा। कैनबिस सैटिवा और हेम्प प्लांट जो उससे रिलीज होता है मेरिजुआना ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इनमें से कौन सा एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? आप बताओ, टाइफाइड है क्या? नहीं। कॉलेरा? नहीं। सिफिलिस है, सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो याद रखना है कि कौन कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब ट्रांसमिशन याद करना है आपको, अलग अलग डिजीज के अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीजें याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, Which of the following is an antibody against allergy? याद करोगे बच्चे, हमने क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने क्लास में? हमने क्लास में देखा था एक चार्ट, फ्लो चार्ट में, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एंटीबॉडीज के अलग अलग फंक्शंस और अलग अलग उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था। तो वही चार्ट को आप रेफर करोगे अपने नोट से और यहाँ पर बताओगे कि कौन सा एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ए जो है IgA, क्या याद रखेंगे? ए फॉर abundant, the most abundant एंटीबॉडी इज IgA, IgG क्या, ये सेकंड मोस्ट है। और यहाँ पर कौन सा एलर्जिक रिएक्शन करता है? IgE, एलर्जी में ई आ रहा है, एलर्जिक रिएक्शन IgE करेगा। IgE परफॉर्म एलर्जिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो ये हो गया हमारा, इसीलिए नोट्स पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Which cells infected by HIV? इनमें से कौन सा सेल HIV वायरस से इन्फेक्ट होता है? बच्चे याद करो, हमने पढ़ा था मैक्रोफेज। क्या ऑप्शन में मैक्रोफेज है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तो आपको पढ़ाया है मैक्रोफेज जो है उसके अंदर HIV वायरस पहली बार इन्फेक्शन करते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं। मैक्रोफेज इज आल्सो कॉल्ड एज HIV फैक्ट्री इन ह्यूमन बॉडी। वो HIV का नंबर बढ़ाती है, लेकिन वो HIV जो नंबर बढ़कर जाते हैं और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने, कौन से सेल को इन्फेक्ट करने जाते हैं? वो जाते हैं हमारे T हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करने, और T हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करके वो उनको क्या कर देते हैं? मार देते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी में इम्यून डेफिशिएंसी आ जाती है। दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं उसको? एड्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर T हेल्पर सेल्स को मार देगा। कौन मार देगा T हेल्पर सेल्स को? T हेल्पर सेल्स को मार देंगे हमारे HIV वायरस। तो HIV वायरस इन्फेक्ट दो सेल्स को, कौन कौन से? HIV वायरस जो है ये किसको इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्टेड सेल्स जो है इसमें से आते हैं दो। फर्स्ट इज मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जिसको हम लोग HIV फैक्ट्री भी कहते हैं, और दूसरा आता है हमारे पास T हेल्पर सेल्स। T हेल्पर सेल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स देने में, B सेल्स को भी और T सेल्स को भी, और वही खराब हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास इन्फेक्टेड HIV जो है किस सेल्स को इन्फेक्ट करता है? मैक्रोफेज और T हेल्पर सेल। ऑप्शन में मैक्रोफेज नहीं है, सो हम लोग क्या टिक कर रहे हैं? T हेल्पर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the Nobel Prize for the discovery of penicillin? हालांकि इसमें ऑप्शन होना चाहिए लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर देखेंगे इसमें आंसर। आंसर क्या होगा बच्चे इसमें? फर्स्ट आंसर, यहाँ पे ना 3 साइंटिस्ट को जॉइंट नोबेल प्राइज मिला था, 3 साइंटिस्ट को मिला था। तो यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट के नाम लिख रही हूं मैं। फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा? फर्स्ट आप सब जानते हो, सर Alexander Fleming। नेक्स्ट अर्नस्ट, नेक्स्ट है अर्नस्ट बोरिस चेन, एंड थर्ड इज was not is third was Sir Howard Walter
फ्लोरी। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर नोबेल प्राइज लिया था, किसका? फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? जो बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई होती है। बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई इज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो है पेनिसिलिन, जो कि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर उसके लिए नोबेल प्राइज लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Next question. Write the full form of SCID. SCID का full form लिखना है बच्चे। SCID जो है, हालांकि आपको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। SCID ये जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में है, जीन थेरेपी में आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी दिया है तो चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। SCID का फुल फॉर्म है क्या? सो SCID का फुल फॉर्म होता है सीवियर combined immunodeficiency। इधर लिख रही हूं मैं, दिस इज द फुल फॉर्म सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये है SCID का फुल फॉर्म, जो कि आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में। उसमें वो बच्चे के पास ADA जीन गायब हो जाता है और उसको हो जाता है क्या? SCID। ये WBC का एक जीन गायब होने के वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये 4 साल के बच्चे में हुआ था, जिसको हम लोगों ने जीन थेरेपी दिया और वो ठीक किया था। ये हम लोग आएंगे चैप्टर, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस का क्वेश्चन लेकर आएंगे उस टाइम आएंगे इसके ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट पे, डायबिटीज इंसिपिटस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश हार्मोन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि डायबिटीज इंसिपिटस कौन से हार्मोन के वजह से, उसकी कौन से डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन के वजह से है। तो यहाँ पे बच्चे डायबिटीज जो है याद रखेंगे 2 तरह का होता है। एक होता है डायबिटीज मेलाइटिस, एक होता है डायबिटीज मेलाइटिस, और एक होता है बच्चे डायबिटीज इंसिपिडस। इसी में आप याद कर लो, डायबिटीज मेलाइटिस जो है ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन के डिफिशियंसी के कारण होता है। वेराज डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये ADH हार्मोन के वजह से होता है। ADH हार्मोन या फिर AVP कहते हैं। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके वजह से अगर हो रहा है तो ये डिजीज डायबिटीज इंसिपिडस ADH के वजह से होता है, या ADH का ही बच्चे दूसरा नाम दिया गया है AVP। इसको कहते हैं आर्जिनिन, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। आर्जिनिन वैसोप्रेसिन और ADH या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन दोनों सेम ही चीजें हैं, मतलब एक का ही 2 नाम दिया है। या तो आप लिखो ADH या आप लिखो AVP। आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पर आंसर नहीं है, तो आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन होगा? ADH हार्मोन के वजह से होता है। या फिर आप क्या नाम लिख सकते हो? AVP, एंटी आर्जिनिन वैसोप्रेसिन के वजह से, उसकी कमी की वजह से होता है। तो ये हमारे पास आ गया इसका एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट इज टिक फीवर इज कॉज ड्यू टू स्पीशीज ऑफ। ये बच्चे एक प्रोटोजोआ का स्पीशीज है जिसका नाम है बिबेशिया। बिबेशिया जो है ये एक तरह का प्रोटोजोआ है। बिबेशिया इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, जिसके वजह से ये डिजीज, ये टिक डिजीज जो है वो होता है। ये टिक जो है, टिक छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। ये टिक के बॉडी के अंदर पाया जाता है बिबेशिया नाम का एक प्रोटोजोआ। ये अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये कॉज करता है टिक फीवर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2, 3 एंड 5 मार्क्स के। इसमें हम लोग थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और कैसे लिखना है ये भी देखेंगे, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड एलाइजा। बच्चे याद करेंगे, एड्स एक डिजीज का नाम है, एलाइजा एक प्रोग्नोसिस है, या आप कह सकते हो एक टेस्ट है जिससे पता करते हैं कि उसको वो डिजीज है या नहीं है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेयर एज एलाइजा का क्या होता है? एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो ये आपके लिए आंसर हो जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। दिस इज सफिशिएंट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। Give one example of retrovirus। काफी आसान है बच्चे। रेट्रोवायरस आरएनए वाले वायरस है और आपको एक आरएनए वाला वायरस पढ़ाया गया है, कौन सा? क्या नाम है उस आरएनए वाले वायरस का? उसका नाम है HIV। So answer will be the example of a retrovirus is HIV under bracket human immunodeficiency virus। ये वायरस हो गया HIV, क्लियर है। तो HIV के वजह से होता है, या HIV की वजह से एड्स होता है, और HIV क्या है? एक तरह का रेट्रो वायरस है। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। Where is the Central Drug Research Institute CDRI situated? CDRI is situated in कहाँ पर? बताएंगे आंसर। CDRI is situated in Lucknow, इंडिया। कहाँ सिचुएटेड है बच्चे? लखनऊ, इंडिया में। तो CDRI इज सिचुएटेड इन लखनऊ और इंडिया। और इन्होंने ही पहली बार क्या बनाया था? सहेली बनाया है। सहेली ये जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो कि यहाँ पर नहीं पढ़ना था लेकिन दिया है, चलो पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग फुल फॉर्म ऑफ MRI। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? द आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा? MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये हो गया हमारे MRI का फुल फॉर्म। तो आप लिखोगे द फुल फॉर्म ऑफ MRI इज ये वगैरह वगैरह, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग। नेम 2 इन्फेक्टियस डिजीज। 2 इन्फेक्टियस डिजीज के नाम बताएंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे द टू infectious diseases are, कौन कौन से 2 इन्फेक्टियस डिजीज है? नंबर 1, इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब जो बच्चे किसी पैथोजन के वजह से हो रहा हो, जो कम्युनिकेबल हो। आप चाहो लिखो टाइफाइड, आप चाहो लिखो मलेरिया, आपका मन इससे ज्यादा और है कुछ लिखने का तो और मत लिखना, मगर इसके बाद और ऑप्शंस में अगर आप चाहो तो कुछ भी और लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैं बहुत सारे इन्फेक्टियस डिजीज के नाम बता देती हूँ। जो इन्फेक्शंस होता है HIV, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज जो इन्फेक्शन के वजह से होता है। एक वायरल हो गया, एक हो गया बैक्टीरियल और एक हो गया प्रोटोजोआ। एक हेलमिंथिस वाला भी लिख लो, एलिफेंटियासिस।
और भी आप लिख सकते हो। तो जो भी इन्फेक्टियस डिजीज मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ या पैथोजन के वजह से हो रहा हो, उसको हम कहते हैं इन्फेक्टियस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम टू डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के कमी के कारण क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीज होता है? तो आप सिंपल लिख सकते हो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, और क्या हो सकता है बताओ? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन में क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म नंबर 1। आप आंसर पूरा लिखोगे, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, या आप लिख सकते हो हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये सारे सिंड्रोम्स या ये सारे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं हमारे पास किसके? थायराइड हार्मोन्स के। अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। देखो बच्चे, वैक्सीनेशन है क्या? वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बॉडी को इम्यूनाइज कर देते हैं। कैसी इम्यूनिटी दे रहे हैं? पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं। पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पे क्या मतलब एक्टिव इम्यूनिटी है, नॉट पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी दे रहे हैं लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी देता है। कैसे? तो हम लोग मरे हुए डेड पैथोजेंस को अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। बॉडी को लगता है कि असली में पैथोजन आया। फर्स्ट काउंटर इफेक्ट में वो क्या बना लेता है? एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल उस पैथोजन को याद करके रखती है, और सेकेंड एक्सपोजर अगर सच में वो पैथोजन हमारे बॉडी में जिंदा अगर जाता है तो वो मेमोरी सेल उसको याद रखता है और उसको मार देता है तुरंत, है ना? जल्दी से, ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, जल्दी से मार देता है। तो बेसिकली वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इम्यूनाइजेशन की जाती है, और इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? मेमोरी सेल्स के मेमोरी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मेमोरी सेल का जो मेमोरी है उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कैसे? आप यहाँ पे पहले लिखोगे वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है इम्यूनाइजेशन का, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम के मेमोरी सेल्स के ऊपर बेस्ड होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया मेमोरी सेल्स क्या करती है? फर्स्ट एक्सपोजर में उस पैथोजन को याद रख लेती है, और सेकेंड एक्सपोजर में जल्दी इफेक्ट दिखाती है। तो यही सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। मेमोरी सेल्स वंस फॉर्म्ड इन द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। पहली बार जब पैथोजन एक्सपोज होता है, बॉडी में आता है, उस टाइम मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? बन जाते हैं, और ये क्या करते हैं? रिमेन इन आवर ब्लड विद द मेमोरी ऑफ पर्टिकुलर। हमारे ब्लड में ही रहते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन की मेमोरी के साथ, और बहुत फास्ट इफेक्ट शो करते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं अगर उस पैथोजन का सेकेंड रिस्पॉन्स हुआ तो। ठीक है, तो यहीं पर आपको लिखना है। आप चाहो तो यहाँ पर एक डायग्राम भी बना सकते हो कि ये था फर्स्ट एक्सपोजर। आप चाहो तो फर्स्ट एक्सपोजर करके डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर में क्या हुआ? फर्स्ट एक्सपोजर में मान लीजिए ये पैथोजन है, ये पैथोजन आया हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में जैसे ये पैथोजन आया, इस पैथोजन के आने के वजह से हमारा ब्लड क्या बना लिया है? मेमोरी सेल बनाकर तैयार रखा है। फर्स्ट एक्सपोजर में बनाया, फर्स्ट एक्सपोजर के वजह से ये मेमोरी सेल्स फॉर्म हुए, फिर ये मेमोरी सेल्स स्टोर हो जाते हैं, और ये सेकेंड एक्सपोजर अगर होता है, सेकेंड एक्सपोजर अगर होता है तो यही वाले मेमोरी सेल्स फटाफट इस पैथोजन को क्या कर सकते हैं? तुरंत से इसको मार सकते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी सेल्स का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी सेल्स का काम क्या इंपॉर्टेंट है कि ये मेमोरी सेल्स जो है वो पैथोजन को याद रखते हैं जो पहली बार आया है, और उसको दूसरी बार में फटाक से खत्म
ठीक है, तो ये हमारा था प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन प्रोसेस में क्या कौन सा प्रिंसिपल लगता है, तो मेमोरी सेल का प्रिंसिपल लगता है, मेमोरी सेल के मेमोरी का प्रिंसिपल लगता है, तो ये वाला पॉइंट को याद रख लेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय मेटास्टेसिस? व्हाट आर कार्सिनोमास एंड सार्कोमास? पहले तो प्रोसेस बता रहा है मेटास्टेसिस क्या है, फिर पूछ रहा है कार्सिनोमास क्या है और सार्कोमास क्या है। बिल्कुल सिंपल आंसर होगा बच्चे, 3 मार्क्स के लिए आंसर है हमारे पास, ये 3 मार्क्स के लिए है ना। हाँ, पहला मेटास्टेसिस क्या है, तो आप जानते हो कि हमारे बॉडी में 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं। पहला ट्यूमर जब हमारा सेल कैंसरस बनता है, बहुत ज्यादा डिवाइड करता है और एक जगह पर बंच ऑफ सेल्स बना लेता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। वो ट्यूमर अगर उसी जगह पर है, कहीं इधर उधर उसके सेल्स नहीं जा रहे हैं ब्लड के थ्रू, तो वो ट्यूमर को बोलते हैं बेनिंग ट्यूमर। Whereas, अगर उसके साथ इधर उधर घूम फिर रहे हैं ब्लड के थ्रू और जा जाके अलग अलग जगह पर नया नया ट्यूमर बना रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का, बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनिंग ट्यूमर क्या है? एक ही जगह रहने वाला। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है कि एक जगह बना, उसके साथ इधर उधर ब्लड के थ्रू घूमेंगे फिरेंगे और नई जगह पर जाकर नए ट्यूमर्स बनाएंगे, मतलब पूरे बॉडी में फैलने वाला ट्यूमर है। तो जब मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, उस टाइप पर जो उसके सेल्स ब्लड के थ्रू मूव करके दूसरी जगह जाकर नए ट्यूमर्स बना रहे हैं, इस प्रोसेस को ही कहते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज द क्या हो जाएगा? इज द मूवमेंट ऑफ कैंसरस सेल्स फ्रॉम वन मैलिग्नेंट ट्यूमर टू another area of body and forms new malignant tumors is known as metastasis। क्लियर है? मेटास्टेसिस क्या है समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर कैसा लिखेंगे? आंसर लिखेंगे when cancerous cells move from one region to another through blood and forms malignant tumor, this process is known as metastasis। काफी सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कार्सिनोमास क्या होता है और सार्कोमास क्या होता है? देखो बच्चे, कार्सिनोमास एक टाइप का कैंसर है, ठीक है, जो हमारे इपिथेलियल सेल्स से होता है, इपिथेलियल सेल्स में होता है। इपिथेलियल सेल्स क्या है? हमारे बॉडी का कोई भी इनर और आउटर कवरिंग, बॉडी के अंदर का कवरिंग और बॉडी के आउटर कवरिंग जो है वो बनी होती है इपिथेलियल सेल्स की या इपिथेलियम की। तो इपिथेलियल सेल्स से बहुत सारे ऐसे टिश्यूज हमारे बॉडी में बने हुए हैं और उनमें अगर कैंसर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कार्सिनोमास। ठीक है, कार्सिनोमास इज द कैंसर ऑफ इपिथेलियल सेल्स। कार्सिनोमास को क्या कहते हैं? कैंसर ऑफ इपिथेलियल सेल्स, और ये मोस्ट कॉमन कैंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, सब इसी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला सार्कोमास क्या होता है? व्हाट इज सार्कोमास? तो सार्कोमास का मतलब, सार्को का मतलब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है बच्चे, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड को छोड़कर बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी में, जैसे बोन, कार्टिलेज, मसल्स, ये सब जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है, इनका अगर हो रहा है कैंसर तो वैसे कैंसर को बोलते हैं सार्कोमास। तो सार्कोमास आर कनेक्टिव टिश्यूज कैंसर, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट बताया, बोन, मसल, कार्टिलेज, ये सब के कैंसर को हम लोग कहते हैं सार्कोमास। तो ये आपका 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कुछ ज्यादा इधर उधर करना नहीं है, प्रॉपर जैसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरह से आंसर, एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट वाइज आप लिखते जाओगे। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। चलो, we come to next question. What is innate and acquired immunity? Innate और acquired immunity क्या होती है? देखो बच्चे, अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो आप कॉलम बना के लिखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछा है। पूछा है क्या? नहीं पूछा है। तो डिफरेंस पूछेगा तो हम कॉलम बनाएंगे, डिफरेंस नहीं पूछा तो हम लोग अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका किसके लिए होना चाहिए? इनेट इम्यूनिटी के लिए। तो आते हैं, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी वैसी इम्यूनिटी है जिसमें कि हमारे बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे बर्थ से ही हमारे पास है, मतलब हमारा बॉडी जो भी इम्यूनिटी शो कर रहा है वो बर्थ से हमारे पास है, हमने लाइफ से कुछ एक्वायर नहीं किया है। वैसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, जैसे फिजिकल बैरियर,
स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गए, हमारे टीयर हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसमें फीवर है, HCl है, ये सब आ जाएगा। और क्या साइटोकाइन बैरियर, और क्या पढ़ाया था मैंने, याद करो जल्दी बताओ। साइटोकाइन बैरियर था, सेल्यूलर बैरियर्स जो कि फैगोसाइटिक सेल्स होते थे, पकड़ पकड़ के मार के खा जाते हैं। तो ये सब इननेट इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में पहले से है, बचपन से, जब से हम बने तब से हमारे बॉडी में है, उसको कहते हैं हम लोग इननेट इम्यूनिटी। वेयरएज अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? अक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हम लोग अक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम पर बाय द एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। पैथोजन जब हमारे बॉडी के अंदर घुसता है और वो नया होता है, हमारा बॉडी उससे बचने के लिए जो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी जो होती है वो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे कैसे यहाँ पर? इननेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये देखो, पहले लिखेंगे इननेट इम्यूनिटी का हेडिंग और उसके पॉइंट्स लिखते जाएंगे। इट इज अ बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, पहला फंक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम का जो कि पैथोजन के अगेंस्ट होता है और ये हमारे बर्थ से प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। इसमें क्या क्या है? फिजिकल बैरियर जैसे स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में फीवर है, HCl होता है। इम्यून सेल्स जो कि सेल्यूलर बैरियर में आता है, फैगोसाइटिक सेल्स हो जाते हैं। और कुछ प्रोटीन जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हो गया, इंटरफेरॉन्स हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गया, तो ये सब हमारे क्विक रिस्पॉन्स करते हैं इन्फेक्शन में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इननेट इम्यूनिटी। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रही है बात? आते हैं अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब जो हमने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, तो इट डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन। देखो बच्चे, अंडरलाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप एग्जाम में ना अलग अलग कलर पेन यूज करके बार बार लिख नहीं सकते हो। आपको कलर पेन में सिर्फ आपको 2 ही कलर अलाउड है, क्या क्या? ब्लू और ब्लैक। ब्लू के आप शेड्स दे सकते हो जैसे कि लाइट ब्लू, स्काई ब्लू ले सकते हो, लेकिन और भी कलर अलाउड नहीं, और इतना टाइम भी नहीं रहता कि अलग अलग कलर से हम लोग लिखे। तो आप क्या करोगे? पेंसिल से अंडरलाइन जरूर करोगे, वो भी स्केल से। पेंसिल और स्केल यूज करके अंडरलाइन करना है जो भी पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है? तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको लिख के दिखा है कि मुझे ये वाला लाइन को इंपॉर्टेंस शो कराना है, मतलब हाईलाइट करना है, तो हम उसे क्या करेंगे? वहां पर अंडरलाइन करेंगे। तो अच्छे से अपनी कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको कॉपी कैसे बनाते हैं ये भी सिखाऊंगी इन नेक्स्ट वीडियोस। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक्सपोजर ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन के एक्सपोजर के बाद डेवलप होता है, और इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, T सेल्स एंड B सेल्स, जो कि हमारे इन्फेक्शंस को हटाने में काम करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन रख देता है, मतलब एंटीबॉडी बनाकर, मेमोरी सेल्स बनाकर रख देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कैन अ ड्रग एडिक्ट लीड अ नॉर्मल लाइफ? क्या एक ये आपका ना थोड़ा सा सोशल क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, नॉट ट्रिकी, लेकिन एक सोशल क्वेश्चन है। आपके बिहेवियर के बारे में ये बताता है कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि ये चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा ड्रग्स क्या, कैसे उसका यूज होता है, और उससे कैसे बचना है, प्रिवेंशन कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछ रहे कि एक ड्रग एडिक्ट हो चुका, ठीक है, उसके बाद उसको अपना जी सकता है? क्वेश्चन आपसे यही सिंपल है, क्या एक ड्रग एडिक्ट नॉर्मल लाइफ जी सकता है? तो ड्रग एडिक्ट नॉर्मल लाइफ जी सकता है कि नहीं जी सकता है? अपना ड्रग नहीं नॉर्मल जी सकता है अगर वो ड्रग्स को छोड़ दे,
ड्रग्स को छोड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने वापस से जब वो ड्रग एडिक्ट को नॉर्मल लाइफ में आना है तो वो क्या करेगा, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, उसका जो बॉडी है एज वेल उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको चेंज होना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सपोर्टिव, बहुत ही एफर्ट डालना पड़ेगा, सपोर्ट चाहिए होगा। तो ये सारी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो आपका पहला आंसर ही यहाँ पर है यस, अ ड्रग एडिक्ट कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ विद प्रॉपर सपोर्ट एंड एफर्ट। ठीक है, इट रिक्वायर्स टाइम एंड कमिटमेंट। ये क्या चाहता है, टाइम और कमिटमेंट चाहिए होगा अगर उसको नॉर्मल लाइफ जीनी है तो। क्लियर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पॉइंट आता है इसमें कि पूछ रहा है सजेस्ट द वेरियस स्टेप्स ऑफ चेंजिंग इन लाइफ एवरीडे। जो एवरीडे लाइफ मतलब उसका जो लाइफ हर दिन जो चेंज हो रहा है उसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व करना है। हालांकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख रखा है। देखो यहाँ पर पहला यहाँ पे लिखा मैंने द की स्टेप्स आर, आप लिख सकते हो 10 स्टेप्स आर, जो भी आपका मन। अब यहाँ पे मेरा पहला स्टेप जो है यहाँ पे लिखा है एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम। पहले तो प्रॉब्लम को बताना है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है कि किस तरह का एडिक्शन हुआ है और कैसे रिकवरी होगी उस एडिक्शन की। दूसरा सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प लेना है बच्चे। किससे हेल्प लेना है, थेरेपी लेनी है, काउंसलिंग्स लेनी है, समटाइम्स मेडिकेशंस भी लेना है और हेल्प टू ओवरकम। यहाँ पे यही सारी चीजें प्रोफेशनल हेल्प में इंक्लूड होगी। क्या क्या, थेरेपी, काउंसलिंग एंड कभी कभी मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करना है, जैसे कि अपना रूटीन को डेवलप करना, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन में, लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके बॉडी में धीरे धीरे चेंज लाती जाएगी, आपके एनवायरनमेंट में चेंज आएगा और उसके बाद ये आपकी बॉडी को हेल्प करेगी धीरे धीरे उसको छोड़ने के लिए। अच्छे से अगर कमिटमेंट मिले, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले तो ड्रग एडिक्ट जो है वो अपना वापस से नॉर्मल लाइफ को रीगेन कर सकता है और एक हेल्दियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। फैमिली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, फैमिली सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं तो यहाँ पे रिहैब आप जानते ही हैं, वहां पर भी बहुत सारे हेल्प्स होते हैं। अपने पूरे रूटीन को, अपने उन लोगों को हटा दो अपने मतलब अपने सराउंडिंग से या अपने जो भी अपनी कंपनी से जहां पर आपको दिक्कत आ रही है, आपको उस प्रॉपर इंसान की कंपनी से दूर होना पड़ेगा जो आपको इस चीजों पर लेकर जाता है। तो ये सारी चीजें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछने का मकसद ही ये होता है बच्चे कि बच्चे किस तरह से इसका इम्पैक्ट देंगे। तो आप लोग अगर नेगेटिव इम्पैक्ट में दोगे तो वो गलत चला जाएगा। आप यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालो, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट ही देते तो थोड़ा सा इम्पैक्ट बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप पॉजिटिव वे में जाओ ताकि आप सब कुछ इजीली हैंडल कर सको, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थोड़े इसी तरह के होते हैं जो कि आपसे आपका ओपिनियन मांगते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिक वाले होते हैं, लेकिन अगर आप सही से सोशलाइज होगे, सोशली आप समझोगे इस प्रॉब्लम्स को तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सैंपल आंसर हो जाता है, देख लो और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Next question, what is the causative agent of malaria? Explain the life cycle of malarial parasite. Malarial parasite का life cycle बताना है और causative agent पूछ रहा है मलेरिया का। मलेरिया का क्या causative agent होता है? Causative agent क्या है मलेरिया का? मलेरिया is caused by plasmodium. मलेरिया किससे cause होता है? प्लाज्मोडियम से। तो यहाँ पर आपका पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, जो कि एक तरह का क्या है बच्चे? प्रोटोजोआ है। फिर आप आओगे लाइफ साइकिल में। तो लाइफ साइकिल में हम लोग कैसे आएंगे? चलो हम लोग पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं, उसके बाद अच्छा यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स मिल रहा है, देख लो, यहाँ पे देख लो, फिर मैं लास्ट में समझाऊंगी। यहाँ पर इसको मैं लास्ट में समझाती हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे मलेरिया का लाइफ साइकिल हमारे बॉडी में चलता है। चलो स्टार्ट करें हम लोग।
ये देखेंगे, क्योंकि मलेरिया जो है, मलेरियल पैरासाइट जो है, बेसिकली प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, वो एक इन्फेक्टिव एजेंट है जो कि डाइजेनेटिक होता है, मतलब दो अलग अलग होस्ट में वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले बनाने वाली हूँ कि ह्यूमन के अंदर कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद मैं बनाऊंगी कि वो मॉस्किटो के अंदर क्या काम कर रहा है। ये मॉस्किटो का है और ये ह्यूमन के लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो हमारे पास मॉस्किटो अगर हमारे हाथ में या कहीं पर भी काटता है, हमारे ब्लड में ये जाता है, इसका नाम है स्पोरोजोइट। दिस इज स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जो है ये कहाँ जाता है, ये ह्यूमन ब्लड में जाता है, और ये ह्यूमन ब्लड में, ये स्पोरोजोइट ह्यूमन ब्लड में जैसे ही जाएगा, ये है हमारा स्पोरोजोइट, ये स्पोरोजोइट जैसे ह्यूमन ब्लड में जाता है, ये ह्यूमन ब्लड में जाकर ह्यूमन के हेपेटिक सेल्स मतलब कि लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। ये हमारा लिवर सेल है, ये जैसे एंटर करेगा बच्चे कहाँ, ये जैसे एंटर करता है लिवर सेल में, इसका शेप देखो चेंज हो गया। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्रिप्टोजोइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्रिप्टोजोइट्स जो है ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा क्रिप्टोमेरोजोइट्स में। ये लिवर सेल के अंदर क्या करता है, ये लिवर सेल्स के, उसी लिवर सेल के अंदर दिखा रही हूँ, ये इसी लिवर सेल के अंदर करेगा साइजोगैमी। क्या करेगा, साइजोगैमी एक तरह का मल्टीपल फिजन है, और ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा इनटू छोटू सा बहुत सारे छोटे छोटे। ये क्या है, तो यहाँ पर इसका नाम मैंने आपको क्या बताया, इसका नाम है क्रिप्टोजोइट, और इसका नाम क्या हो जाता है, ये है क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स बन के, अब ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स क्या करेंगे, ये दूसरे लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे, या फिर ये जाकर आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ, या तो ये दूसरे लिवर सेल पे जा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा कलर चेंज किया ताकि समझ में आए आपको, या तो ये दूसरे लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, या तो ये नए आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। ओहो, ये दूसरा लिवर सेल है, तो अगर ये दूसरे लिवर सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ये इसके अंदर चले गए और यहाँ जाकर फिर से इसने क्या किया, अपना नंबर को इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ पर जब जाकर ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी ये सेम करेगा, क्या, साइजोगैमी करेगा, और यहाँ पर इन्फेक्शन करेगा। तो आप यहाँ देखो, ये लिवर सेल्स के पास था, नए लिवर सेल्स, ये हमारा न्यू लिवर सेल है, ये न्यू लिवर सेल्स के अंदर जाता है और ये इन्फेक्शन करता है। जब ये न्यू लिवर सेल के अंदर गया, इसका नाम हो जाता है इस टाइम पर मेटाक्रिप्टोजोइट, इसका नाम है मेटाक्रिप्टोजोइट। और जब ये डिवाइड करता है तो ये बनता है मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट। मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया या तो ये यहीं पर रह जाएगा या फिर ये आरबीसी में जाकर इन्फेक्शन करेगा। दिस इज आरबीसी, ये हमारा आरबीसी है। आरबीसी के अंदर क्या है बच्चे, हीमोग्लोबिन है। दिस इज HB। ये जब यहाँ पर एंटर करता है तो ये बन जाता है एक इस तरह से, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज, अब इसका नाम है ट्रोफोजोइट। देख रहे हो, एक ही चीज है जिसकी नाम बदलते जा रहे हैं ड्यू टू चेंज इन दियर शेप में चेंज आने के वजह से नाम बदला जा रहा है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये हमारे हीमोग्लोबिन को खाएगा। हीमोग्लोबिन खाएगा तो हीमोग्लोबिन का देखो कंसंट्रेशन कम,
कम होता जा रहा है कंसंट्रेशन, और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक ऐसा बड़ा सा वैक्यूल बीच में डेवलप कर लेगा और बन जाएगा एक सिग्नेट रिंग शेप का। लगेगा कि ये क्या है, एक रिंग की तरह दिखाई दे रहा है। थोड़ा और पतला करते हैं, यहाँ पर वैक्यूल बड़ा हो जाएगा, ये एक रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनेगा और इसका नाम हो जाता है इसमें सिग्नेट रिंग। ये सिग्नेट रिंग फटाफट क्या करेगा, वैसे ही अपने आप पर शेप चेंज करके एक अमीबॉइड शेप ला देगा, एक अमीबा की तरह शेप ले आएगा। और इस टाइम पर हीमोग्लोबिन बिल्कुल खत्म और ना के बराबर बचेगा, और ये हीमोग्लोबिन अभी कन्वर्ट हो चुका है इनटू अ टॉक्सिन सब्सटेंस। ये बन गया एमीबॉइड, एमीबॉइड शेप वही है, प्रोटोजोआ ही है। और ये जो हमारे पास बचा, यहाँ पर क्या चीजें बची, इसमें बचा हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या है बच्चे, हीमोजोइन एक टॉक्सिन है, एक जहर है हमारे बॉडी के लिए जो कि चिल फीवर लाएगा, एक टॉक्सिन है। और सिफनर्स डॉट बचते हैं। तो हीमोजोइन के वजह से यहाँ तक करने के बाद हमारे बॉडी को वो चिल फीवर्स आना, बहुत ही ठंड एमीबॉइड शेप जो है एक नए आरबीसी, न्यू बचा तो है नहीं कुछ, यहाँ पर ये एक ट्रांसफर होगा इनटू अ न्यू आरबीसी। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, इनटू न्यू आरबीसी। ये मैं कट कर दी, यहाँ से ये ट्रांसफर होगा इनटू न्यू आरबीसी, नए आरबीसी में ये ट्रांसफर होगा। जब ये नए आरबीसी में ट्रांसफर होगा, अब ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट और एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ये आरबीसी के अंदर ट्रांसफर हुआ। चलो मैं यहाँ पर ऐसे इसको बोल देती हूँ मेरोजोइट्स, इसका नाम हो जाता है अभी मेरोजोइट। दिस इज मेरोजोइट। मेरोजोइट अब कन्वर्ट होगा, यहाँ पर दो नए आरबीसी के अंदर जाएगा और दोनों नए आरबीसी के अंदर क्या डाल देगा, एक में मेल गैमेट और एक में फीमेल गैमेट। एक में आएगा माइक्रोगैमेट, एक में मैक्रोगैमेट। दिस इज माइक्रोगैमेटोफाइट या गैमेट, whereas this is मैक्रोगैमेटोफाइट या गैमेट। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर इस स्टेज में ह्यूमन बॉडी के अंदर बनकर रखा हुआ है। मतलब हमारे ह्यूमन के सेल में जिसको मलेरिया हो चुका, उसके ब्लड में ये ऐसे आरबीसीज मिल रहे जिसमें कि माइक्रो और मैक्रो गैमेट्स मिलते हैं, किसके, प्लाज्मोडियम के। अब अगर कोई नया एनोफिलस मॉस्किटो आकर ये ब्लड सक कर ले तो ये ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे मॉस्किटो के बॉडी में। माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट गेट ट्रांसफर इनटू द बॉडी, ठीक है। ये इससे फीमेल गैमेट बनाता है, फीमेल गैमेट बनते हैं, और ये जो है ये कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर बनाता है और फिर ये वापस से अलग होते हैं, और ये लंबे लंबे जो बने हैं दीज आर मेल गैमेट्स। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और बनता है जाइगोट। ये जाइगोट जो है बच्चे, ये जाइगोट एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाकर, जिसको हम लोग ऊकाइनेट भी कहते हैं, ये है ऊकाइनेट। क्या है, तो ये है जाइगोट। जाइगोट या ऊकाइनेट के फेज में ये जाता है और ये अंदर में मॉस्किटो के बॉडी के अंदर ही ये क्या करता है, मॉस्किटो के बॉडी के अंदर ही ये क्या करता है, ये करता है मियोसिस, मियोसिस, और बनाता है स्पोरोगैम्स। स्पोरोगैम्स क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं और बहुत सारा मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारा स्पोरोजोइड्स बनाकर रखते हैं। कहाँ बन रहा है स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स बन रहा है मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में।
तो ये सारा काम जो है, ये सारा काम हुआ है स्टमक में। अब मैं यहीं पर डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ। यहां तक जो काम हो रहा है, ये जो भी नीचे की तरफ जो काम हो रही है, पूरा बॉडी तो मॉस्किटो का है, ये मॉस्किटो का है और ये है ह्यूमन का। मॉस्किटो की बॉडी है और ये ह्यूमन की बॉडी है। अब यहाँ पे मॉस्किटो का ये वाला जो फेज है, ये फेज में किसका है, ये फेज जो है ये है उसके स्टमक में। ये काम हो रहा है स्टमक में। ये काम कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है स्टमक में। और ये काम कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। और ये कहाँ है, तो ह्यूमन के ब्लड में, ये है ह्यूमन के लिवर में। तो ये क्या है, लिवर सेल्स है, लिवर सेल है। और ये क्या है, तो ये है आरबीसीज, ह्यूमन के आरबीसीज है। तो आप यहाँ पर देखो, क्या देखोगे आप, यहाँ पर देखो, यहां से लेकर जो हमारा फेज है, यहां से लेकर जो फेज है ये वाला, दिस इज प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, मतलब कि एरिथ्रोसाइट्स के पहले का साइकिल जो लिवर में चल रहा है। ये वाला जो है, ये है, ये जो लिवर में चल रहा है। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर कौन कौन जा सकता है, तो आपको मैंने पढ़ाया कि ये भी लिवर के अंदर जा सकता है और ये भी लिवर के अंदर जा सकता है। इसको मैं ऐसे कर दी, या तो क्रिप्टोमेरोजॉइड जाएगा या फिर मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट चला, ये वाला जो सेगमेंट यहां से यहां तक चल रहा है, मैं इसको ऊपर करके दिखाती हूँ। ये जो सेगमेंट है यहां से लेकर ये वाला जो सेगमेंट है, ये है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, मतलब कि एरिथ्रोसाइट से पहले है, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता है। और बाकी जो ह्यूमन का यहां से लेकर यहां तक का साइकिल है, यहां से यहां तक का जो साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो ये पूरा फेज हमने ह्यूमन और मॉस्किटो के अंदर देख लिया। ये आपका पूरा आंसर 5 मार्क्स के लिए हो गया है। ये पूरा 5 मार्क्स का आंसर है। बढ़िया से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, बिकॉज ये हट जाएगा अभी तुरंत, ठीक है। तो ये आपका एक मलेरिया का प्रॉपर साइकिल चल रहा है और ये हमारे पास ऐसे ही मलेरिया का इन्फेक्शन होता है। तो आपको अगर लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट लिखने को आता है तो आप क्या लिखोगे, तो आप ये पहले डायग्राम बनाएंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट का, और उसके बाद जो जो स्टेजेस है, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन ह्यूमन का, और साइकिल इन मॉस्किटो का। तो मॉस्किटो के बॉडी में क्या साइकिल चला, ह्यूमन के बॉडी में क्या साइकिल चला, अलग अलग पॉइंट करके लिखना है, जो अभी हम लोगों ने देखा था। हटा दूं मैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे सभी ने, ले लो बच्चे जल्दी से। चलो हटाते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग वापस से अपने आंसर में। हमारा आंसर यहां से स्टार्ट होता है, देखते हैं। ये देखो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आता है। सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया है। हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। फिर हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं क्या, कि ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, बिकॉज इसके पास 2 होस्ट है। कौन कौन से, एक है एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, और एक है ह्यूमन। यहाँ पे 2 सब फेजेस चल रहे हैं सब साइकिल से, एक है ह्यूमन का साइकिल और एक होता है हमारे पास फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का साइकिल। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसमें पहला ह्यूमन में पहला क्या है फेज, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज, मतलब लिवर में
लिवर वाला फेज प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। देखो यहाँ पे क्या लिखा, इन्फेक्टिव स्टेज को कहते हैं स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट जो है वो क्या करता है, वो इन्फेक्ट करता है हेपेटोसाइट्स मतलब कि लिवर सेल्स को, और कन्वर्ट होता है इनटू क्रिप्टोजॉइट्स, क्रिप्टोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्रिप्टोजॉइट्स अंडरगो साइजोगैमी मतलब मल्टीपल फिजन किया, मल्टीपल फिजन करके क्या बना दिया, ये बना दिया हमारा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स। क्रिप्टोमेरोजॉइट्स अब क्या करेगा, ये जाएगा एक नया साइकिल में, दैट इज क्रिप्टोमेरोजॉइट्स में इन्फेक्ट न्यू लिवर सेल या फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। अगर लिवर सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये जाता है एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल में, और अगर आरबीसी को करता है तो ये जाता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में। अभी देख रहे हैं एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज, जिसमें कि क्रिप्टोमेरोजॉइड जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू मेटाक्रिप्टोजॉइड्स एंड फर्दर अंडरगो साइजोगैमी टू फॉर्म मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड्स। देख लिया अभी हम लोगों ने। फिर यहाँ पर एरिथ्रोसाइटिक फेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्रिप्टोमेरोजॉइड्स या फिर मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड्स जो है ये इन्फेक्ट करता है आरबीसी को और बन जाता है ट्रोफोजॉइड्स। ट्रोफोजॉइड्स जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं इनटू अ सिग्नेट रिंग शेप में और फिर अमीबॉइड शेप बनाता है। सिग्नेट रिंग शेप एक वैक्यूल के कारण हुआ था। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिखा है कि इसी में ही ये क्या करता है, अमीबॉइड शेप जो है हीमोग्लोबिन को डिसइंटीग्रेट करता है, तोड़ता है और बना देता है हीमोजॉइन, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसके वजह से आता है चिल फीवर। फिर देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द मेरोजॉइड्स, फिर ये कन्वर्ट होता है इनटू मेरोजॉइड्स में, और फिर मेरोजॉइड्स जो है वो आरबीसी के अंदर जाते हैं, एक नया आरबीसी के अंदर, और वहां बनता है माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोफाइट्स। फिर ये माइक्रो और मैक्रो गैमेटोफाइट्स क्या करते हैं, ये अब वही ह्यूमन के ब्लड में रहते हैं। अगर दूसरा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज को काट कर गया तो उसके बॉडी के अंदर, यहाँ पे देखो साइकिल इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर जाएगा साइकिल। तो पहला काम है माइक्रो और मैक्रो गैमेट फर्टिलाइज करेंगे, मॉस्किटो के स्टमक में बनाएंगे जाइगोट। वो जाइगोट जो है वो रिबन शेप का बनेगा, क्या उसको बोलते हैं ऊकाइनेट, और ऊकाइनेट ट्रैवल करके जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में और वहां जाकर ये जाइगोटिक मियोसिस करेगा और बन जाएगा स्पोरोजॉइट्स। दिस साइकिल विल कंटिन्यू, ये साइकिल वापस से कंटिन्यू होगा ह्यूमन में अगर वही मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स बने हुए हैं वो एक नया नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन को या हेल्दी ह्यूमन को अगर काटेगा तो ये साइकिल फिर से ह्यूमन वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा 5 मार्क्स के लिए है, ठीक है, इतना पूरा बड़ा सा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारे पास लाइफ साइकिल हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन एंटीबॉडी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एंटीबॉडी बनाइए और उसका डायग्राम बताइए और उसको एक्सप्लेन करिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा, एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं। जब भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा डायग्राम पहले बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम वाला क्वेश्चन है, पहले बनेगा डायग्राम। डायग्राम में क्या होता है आप जानते हो, हमारे एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी को कहते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन। आप लिखोगे हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ, आप लिखोगे स्ट्रक्चर, नॉर्मली लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्युलिन। क्या क्या स्ट्रक्चर में होता है याद है किसी को? याद तो होना चाहिए। हमारा अगर एंटीबॉडी देखे तो कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरह का दिखता है। 2 चेन्स होते हैं इसके पास, एक होता है लाइट चेन और एक होता है, 2 होते हैं लाइट चेन और 2 होते हैं हैवी चेन्स। ये मैं बना रही हूं 2 हैवी चेन, ये 2 हैवी चेन्स है। हैवी चेन्स थोड़े लंबे होते हैं और ये दोनों हैवी चेन्स ही बना है। और अब इसी के बगल में होते हैं छोटे छोटे चेन जिसको हम कहते हैं लाइट चेन्स। इसी के बगल में हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये हमारे पास 2 लाइट चेन्स है। ये ले, ये हमारा लाइट चेन हो गया, ठीक है। अरे रे,
इनके पास जो लाइट चेन्स है, इनके पास एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है और इसके पास भी ऐसा ही है। ये सब में आपको डिफरेंट दिखाई देगा, किसी में ऐसा है, किसी में अलग है, अलग अलग शेप का दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ऊपर में क्या है, अमाइन ग्रुप होते हैं बच्चे। ऊपर में अमाइन ग्रुप है, नीचे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। C लिख रही हूँ मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऊपर N है मतलब अमाइन ग्रुप है। और ये दोनों चेन आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड। यहाँ पर भी दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दो के बीच में, और इनके सारे चेन्स के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ ये दो चेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इनके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ग्रुप्स है इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इनटू टू टाइप्स में। ये देखो ये सब में सेम होता है, बस डिफरेंट कहाँ होता है? ऊपर वाला। तो जो ऊपर वाला ग्रुप है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सभी में। ये डिफरेंट होता है सारे अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज में, बाकी सारा कुछ सेम होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम है वेरिएबल ग्रुप। ये वेरिएबल ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल ऑफ हैवी चेन। VH का मतलब हैवी चेन। ये वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन, ये कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन 1, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन 1, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन 2, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन 3, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन 4। बाबू ये CH3 CH4 नहीं मानना आप लोग, ठीक है? CH3 CH4 कोई नहीं मानेगा, बिकॉज ये C का मतलब क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं पॉइंट में ऐसा लिख देती हूँ, Cl इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन। ठीक है, और ये कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन। CH का मतलब यहाँ पे C है और नीचे की तरफ H है, इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन। और VL का मतलब है वेरिएबल ऑफ लाइट चेन, और VH का मतलब है वेरिएबल ऑफ हैवी चेन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लेबलिंग में, क्या क्या लेबल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बच्चे ये जो दिख रहा है ये और ये दोनों पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दोनों पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिस इज हैवी चेन, हैवी चेन। और ये वाला क्या है? ये है लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसको, ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं हिंज रीजन। हिंज रीजन कहते हैं। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो ये जो है ये हमारा एक इम्यूनोग्लोब्युलिन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, ये एक इम्यूनोग्लोब्युलिन का स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो जो चीजें हैं वही सारी चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो बच्चे, इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आएंगे क्या क्या चीजें। तो अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि इम्यूनोग्लोब्युलिन के पास दो चेन्स है। क्या क्या चेन है बच्चा? पहला है लाइट चेन और दूसरा है हैवी चेन। हैवी चेन थोड़ा बड़ा होता है, लाइट चेन थोड़े छोटे होते हैं। हैवी चेन और लाइट चेन आपस में जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। दो हैवी चेन के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दो हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का नाम है हिंज रीजन। ये रीजन को हिंज रीजन बोलते हैं, ये मुड़ सकता है ऐसे, ठीक है। और
दोनों के बीच में सिंगल सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और क्या होता है कांस्टेंट चेन, जो भी कांस्टेंट चेन है उनमें अपना डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी दोनों चेन है हैवी और लाइट, उनके बीच में क्या है, उनके पास एक दो अलग अलग रीजन है। एक है वेरिएबल रीजन जो अलग अलग है, सब में सारे अलग अलग तरह के एंटीबॉडी में अलग अलग होगा, और एक है हमारे पास कांस्टेंट रीजन, बहुत सारे कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन वैसे रीजन है जहां पर कोई चेंज नहीं होगा, सब में सेम रहेगा। ये वेरिएबल रीजन में क्या है, ये वेरिएबल रीजन सबका अलग अलग होता है। अलग अलग होता है इन द सेंस कि उसके अंदर जो यहाँ पे बाइंडिंग साइट, इसको हम लोग एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी दिया गया है। क्या नाम है इसका? इसको कहा जाता है पाराटोप। पाराटोप, या फिर हम कह सकते हैं इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, इसमें एंटीजन जो है वो आकर बाइंड करेगा। एंटीजन दिखता कैसा है, ये है एंटीजन। आप देखो यहाँ पे पाराटोप जैसा है, वैसे ही इसका इपीटोप भी होगा। एंटीजन के सरफेस में एंटीजन चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ, कुछ भी जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है जिसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनेगा, उसका जो आउटर सरफेस का स्ट्रक्चर है उसी का यहाँ पर एक पजलिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी को कहते हैं हम लोग इपीटोप। क्या है ये? दिस इज इपीटोप। तो इपीटोप वो जो अटैच हो पाए वहां पर पाराटोप से, ये देखेंगे कुछ इस तरह से। इसको मैं वहां ले जाकर अटैच कराती हूँ, ये देखेंगे। अगर हम लोग ऐसे यहाँ पर देखें तो ये आराम से अटैच हो जाएगा। हो गया अटैच, ये देखो अटैच हो गया कि नहीं। हमारा इपीटोप वहां पर, या हमारा जो एंटीजन टोप है, एंटीजन का इपीटोप है, वो वहां पर जाकर अटैच हो जा रहा है। इसका मतलब है ये यहाँ पर जाकर अटैच होने के लिए होता है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीजन को पकड़ पकड़ कर क्या करेगी, इसको लेकर जाएगी फैगोसाइटिक सेल्स में और वहां पर मार देगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है एंटीबॉडी का। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको पहले बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स। चलो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे अपना एंटीजन, हेडिंग डालेंगे हम लोग यहाँ पर अपना एंटीजन, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले एंटीजन होता क्या है? एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको हम लोग IgG, IgA, IgE ये सब के नाम से जानते हैं। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब IG, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है IG। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये कहाँ से बनता है। दीज आर सिक्रीटेड बाय प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स से सिक्रीट आउट होता है। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये हमारे बी सेल्स ही डिवाइड करके बनाते हैं। एंटीबॉडीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है बी सेल्स के सरफेस में, और प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा के पास, मतलब ब्लड के जो प्लाज्मा है, लिक्विड पॉइंट है ब्लड का, उसके पास प्रेजेंट होता है। ये एंटीबॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है स्ट्रक्चर में? सबसे पहले मैंने अभी पढ़ाया आपको, दो हैवी चेन्स होते हैं, दो लाइट चेन्स होते हैं। हैवी चेन्स और लाइट चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो हैवी चेन्स होते हैं उनके बीच में, यहाँ पे देखो, द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन द हैवी चेन्स, हैवी चेन के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है दो, वो दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा है, उसको बोलते हैं हिंज रीजन। क्या कहते हैं उसको? हिंज रीजन। ठीक है, आते हैं इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जो दोनों चेन्स है उन चेन में दो रीजन होता है। एक होता है वेरिएबल रीजन जो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट था, अभी जस्ट देखा, और एक होता है कांस्टेंट रीजन जिसके कोई चेंज नहीं आएगा। एंटीजन बाइंडिंग साइट अलग अलग एंटीबॉडी का चेंज होता रहेगा, बट बाकी कांस्टेंट साइट हर एंटीबॉडी में सेम होगा। वेरिएबल साइट जो होते हैं इसको यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट या पाराटोप साइट भी कहा जाता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन आप लोग लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो और अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो कितने तरह के 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हमारे पास मिलते हैं? IgA, IgD, IgE, IgG और IgM. Whereas IgA is the most abundant antibody, IgG second most abundant antibody, IgD जो है वो हमारे पास किस लिए काम करती है? वो हमारे पास पैथोजन को पकड़ पकड़ के मारने में, IgE एलर्जिक रिएक्शन में, एंड IgM इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। ये 5 एंटीबॉडी से मिलकर बनता है IgM। तो ये हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये वाले क्लास को अटेंड कर कर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल गए जो भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से आने वाले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके रखना, इससे बाहर क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय।